क्या है? नहीं नहीं, अपने पास ही रखना है। अच्छा, इसमें बताऊँ क्या करना है आप लोगों ने? इसमें आप लोगों ने अपना नाम लिखना है और कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो फ्रेश हैं, मतलब उनका फर्स्ट मॉड्यूल है, उन्होंने सिर्फ नाम लिख देना और कुछ नहीं लिखना, ठीक। और जिन बाकी के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई एक मॉड्यूल हुआ है, किसी के 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, उन्होंने लिख देना है कि कौन से वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि इस वक्त जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं सारे। ओके, सो यहाँ से आप लिखना शुरू कर दो, फिर बाद में वो फीमेल्स को दे दी जाएगा, ठीक है। बेशक बाद में कर लेना, अभी मिड में कर लेना, मैं क्या मिड ऑफ क्लास, ताकि और लोग भी आ जाए ना, ठीक है। जब क्लास मिड होगी ना फिर लिखना शुरू कर देना, लेकिन क्लास की एंड से पहले मुझे दे दीजिएगा, ताकि मेरे पास डाटा आ जाए, मैं थोड़ा सा अपने पास इसको मेंटेन कर लूँगा, मुझे पता लगेगा कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पर है, ठीक है, कितना कितना उसका कंप्लीट हुआ हुआ है। नो डाउट जो अभी न्यू है उनका तो कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ नाम ही लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट मॉड्यूल है ना, फर्स्ट मॉड्यूल है ना आपका, आप बेटा आपका भी फर्स्ट मॉड्यूल है, आपका भी फर्स्ट मॉड्यूल है, आप लोगों ने सिर्फ अपना नाम लिख कर देना है। आपने कुछ शायद कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपने जो कंप्लीट किए होंगे ना उनके नाम लिख देने, ठीक। चलिए जी, अब आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक काम और कीजिएगा, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि नहीं था किया, नोटपैड प्लस प्लस। ये देखें, ये एक एप्लीकेशन है, नोटपैड लिखा है मैंने और प्लस प्लस लिख दिया। गूगल पर जाना है आप लोगों ने, ये फ्रीवेयर है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है लाइसेंस एप्लीकेशन नहीं है, कोई सीरियल नंबर नहीं चाहिए होता, कोई क्रैक नहीं चाहिए, आपने इंटरनेट पर जाना है। ऐसे एप्लीकेशंस को फ्रीवेयर बोलते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है ना, एक फ्रीवेयर है कि फ्री है बिल्कुल, इसके लिए आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना। सो आपने लिखना है नोटपैड प्लस प्लस और एंटर कर देना है। देखिए सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ गया, मतलब ये मैंने नहीं आपको डाटा ये प्रोग्राम देना, ये इंटरनेट पर है, गूगल पे पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ गूगल पर जाकर ये लिखना है और उसको डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना है। एक किया आपने, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास। नंबर 1 सबसे पहले इसको क्लिक करूंगा मैं, क्या होगा, डाउनलोड का बटन आ गया। और ये वाले ये छोटे छोटे टास्क जो है ना आप सबको आने चाहिए। अगर कोई बंदा ये समझ रहा हो कि ये नहीं मुझे आता भाई इंस्टॉलेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, तो फिर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। आपको कंप्यूटर यूज़र अच्छा होना चाहिए। जो अच्छा कंप्यूटर यूज़र नहीं है ना वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। सो इसको आपने डाउनलोड करना है यहाँ से। या अगर नहीं ऐड आ रहा है ऊपर, ऐड को भी मैं बंद कर दूंगा, इसे बंद करें। ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये देखें हो गया। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा, इसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा। ताकि अब मैं जब आपको नोटपैड में काम करवाऊं तो आप लोग घर में भी इसी पे काम कर रहे हो, ठीक है। नोटपैड को हमने समझ लिया, लेकिन अब आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो नोटपैड प्लस प्लस पे करना है। अच्छा, इसके साथ एक और एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास, और वो है 7zip, ठीक है। ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, डाटा कंप्रेस भी करता है और एक्सट्रैक्ट भी करता है। कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है, डाटा छोटा कर देना। भाई मेरे पास एक फोल्डर है 50 MB का, तो मैं उसे किसी को भेजना चाहता हूँ तो मैं उसे कंप्रेस करके भेज दूंगा। तो ये 7zip जो है ये भी फ्रीवेयर है, मतलब इसके लिए भी हमें कोई सॉफ्ट की वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं 7zip लिखता हूँ, आगे सीधा इधर। बाकी के जो एप्लीकेशन है वो आप अपने नेट से डाउनलोड करोगे भी तो उसके ट्रायल वर्जन होते हैं, ठीक है। सो ये फ्रीवेयर है, यहाँ पर आ गया हूँ मैं, सिंपली डाउनलोड का बटन प्रेस करूँगा, ये भी डाउनलोड होना शुरू हो गया। सिमिलरली इसको भी वैसे ही इंस्टॉल कर लेना। ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एक दफ़ा लैपटॉप अपना रिस्टार्ट कर लेना, तो इन दोनों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं जब आपसे डाटा शेयर किया करूँगा, बड़ा डाटा, तो वो मैं आपसे हमेशा जिप फॉर्मेट में शेयर करूँगा, तो आपको उसे ओपन करने के लिए ये एप्लीकेशन चाहिए होगा। इसी तरह आपने जब मुझसे कोई बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शेयर करना है तो आपने भी मुझे जिप करके भेजना है। तो ये तो रेलिवेंट चीज़ें थी तो हमने की हैं साथ, ठीक है। ये चीज़ें हमारी रेलिवेंट थी। अब आ जाते हैं इधर, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, जरा देखिए उसे खोलना कैसे है। लिख दिया मैंने नोटपैड, मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसलिए आपके पास इंस्टॉल होगा तो आपके पास भी ऐसे आ जाएगा। तो हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया, आप इसे बेशक ओपन कर लें। आ गया, ये मेरी अपनी पुरानी फाइल्स इसमें नज़र आ रही हैं, बेशक मैं इन्हें बंद कर देता हूँ ताकि हम देखते हैं कि इसको नए सिरे से आप जब खोलोगे तो ऐसे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे तो फाइलें पड़ी हुई थी ना, तो वो आ रही हैं इसलिए।
आपके पास ऐसे आएगा, ठीक है। ये अब हम नोटपैड, आज मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो नोटपैड प्लस प्लस से करवाऊंगा, कि यहाँ पर मैं फाइल बना रहा हूँ। ये ज़रा फ्रेंडली किस्म का है, जो मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ तो ये सजेशन भी शो करेगा मुझे, ठीक है। तो आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं जो काम प्रीवियसली किया था वहीं से शुरू करते हैं जी। फाइल बनाने जा रहे हैं हम। HTML लिखा मैंने, ऐसे किया था ना हमने। अच्छा, इधर आ जाए। पहला पोर्शन कौन सा था? हेड का, और एंड हेड कर दिया मैंने। और अगला पोर्शन कौन सा है? बॉडी का है, और स्लैश बॉडी किया। अभी तक ये सिंपल टाइपिंग कर रहा है, अभी वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा कि ये HTML फाइल है, क्योंकि मैंने अभी तक HTML फाइल बनाई नहीं है इसकी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया इसको रिकग्नाइज करना शुरू हो जाए तो आप जैसे ही नोटपैड में आए ना, सबसे पहले फाइल सेव कर लिया करें। काम शुरू करने से पहले भी HTML फाइल बना लें। कैसे? फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं, देखें ये कौन सी फाइल बना रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। यानी ये भी एज ए नोटपैड के तौर पर ही काम कर रहा था, टेक्स्ट एडिटर के तौर पर ही काम कर रहा था। मैं इधर आऊँ और यहाँ से मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप को ढूंढ लेता हूँ। मैं H प्रेस कर रहा हूँ, H यानी कि मैं H लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ? H वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ सारी पे, आ गया ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो यहाँ से इसको चूज कर लें। अब आपने फाइल जहाँ पे सेव करनी है, मैं उस लोकेशन पर चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लेक्चर्स पे चला जाता हूँ। जी आ गए हम यहाँ पे। आपकी कौन सी बैच है? ये वाला है, 7 to 8 है। यहाँ पर आए, यहीं पर रख रहा था ना मैं फाइल्स को। अब यहाँ पर आकर मैं आज की फाइल रखने लगा। आज हम बॉडी में जाने लगे हैं। मैं अब जो टैग बता रहा हूँ ना, उनकी जो बेसिक SEO होगी वो भी साथ डिस्कस करूँगा। जिस टैग की जो बेसिक SEO है साथ साथ वो भी डिस्कस होगी। सो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले जो डिस्कस करूँगा ना, वो आपसे करूँगा हेडिंग। तो इसलिए मैंने इस फाइल का नाम ही डैश रख लिया, बॉडी डैश हेडिंग। ये मैंने आपको शायद पहले भी रूल बताया था। फाइल नेमिंग रूल्स क्या हैं कि स्पेस बार यूज़ नहीं करना और डैशेस के साथ यूज़ करना है। फाइल नेमिंग रूल्स क्या हैं कि आपकी जो फाइल का जो मैसेज है, आपने फाइल का नाम भी वही रखना है। लेकिन जब हम SEO कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, हमने फाइल का नाम वो रखना है। इवन याद रखें कि चीज़ें जब जाकर गूगल के सर्वर्स पे स्टोर हो रही होती हैं तो इनके नामों से भी वो उसको रिकग्नाइज कर रहा होता है और ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग अपनी फाइलों के नाम रखते हैं, तो जब हमने डाटा एक्सेस करना होता है तो हम उसे नाम से ही पहचान रहे होते हैं। तो सर्वर जो होता है रैंकिंग करने के लिए, वो उसके नामों की प्रायोरिटी को भी एक रैंकिंग फैक्टर समझता है, ठीक है। लो जी, मैंने इस पर लिख दिया। अब देखें कलर्स चेंज हो गए सारे, इसलिए कि अब ये HTML बन गई। इसलिए मैं कह रहा था कि काम शुरू करने से भी पहले HTML बना लें, ताकि एडिटर जो है वो समझना शुरू हो जाए कि आप HTML फाइल में काम कर रहे हैं, ये आपको सजेशन देगा। अब क्योंकि मैंने हेड पोर्शन के दोनों टास्क कर लिए थे, मतलब मैंने टाइटल लगाना भी आपको सिखा दिया, मैंने आपको टाइटल लगाना भी सिखा दिया, मैंने आपको फेविकॉन भी सिखा दिया। इसलिए मैं उसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ अभी। उसमें हमने जो चीज़ें और करनी है वो लेटर ऑन करेंगे। यानी मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करनी है आपसे, मगर वो मैं SEO में करूँगा जाकर। अभी मैं सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट के HTML डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। सो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? साथ पैरेलल हम वेबसाइट फिर खोल लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ें समझ में आ जाए। मेरे पेजेस ज़रा मैं कम कर दूं जो रेलिवेंट है ना, ताकि टैब मेरे कम हो जाए। इधर आ जाए, उसी वेबसाइट को मैं खोलता हूँ ताकि हम उसी के डिज़ाइन को समझ लें। मैं चाहता ये हूँ कि मैं ये वाली एफर्ट इसलिए कर रहा हूँ, ये जो इनिशियल एफर्ट है ये इसलिए कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं SEO शुरू करूँ इसके मुताबिक आप भी एक वेबसाइट बना लें। खासतौर पर वो लोग जिन्हें कुछ नहीं करना आता, उनके लिए कर रहा हूँ ना ये। मतलब जिन्हें कुछ करना आता है उनके लिए तो नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो खुद ही अपनी वेबसाइट पे काम शुरू कर देंगे सीधा। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, उन्हें वेबसाइट का पता है, ये काम उनके लिए हो रहा है कि उनको ये जो सिखा रहा हूँ इससे वो वेबसाइट बनाएं। क्योंकि जब मैंने SEO इम्प्लीमेंट करनी है, वेबसाइट चाहिए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप SEO नहीं सीख पाएंगे, फिर तो कॉपी के ऊपर ही सीखोगे ना, सिर्फ रिजल्ट्स का पता कैसे लगेगा आपको, ठीक है। तो अब हम आगे किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। ये देखें, जैसे मेरी वेबसाइट स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट तो वैसे वो कहाँ से हुई है, देखें वेबसाइट स्टार्ट हुई है मेन्यू से, ऊपर सोशल मीडिया के आइकॉन्स आ रहे हैं, ये मेरा लोगो आ रहा है और ये मेरा स्लाइडर आ रहा है। लेकिन मैं फिलहाल अभी के लिए मैं कह रहा हूँ मेरा स्टार्ट कहाँ से है, यहाँ से।
एक्चुअली आपका ये वेबसाइट का कंटेंट है जो एसईओ फ्रेंडली है, जहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है, जिसे हमें फोकस करना है। आमतौर पर क्या होता है, लोगों ने क्या किया होता है, ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने खासतौर पर एसईओ ना की होती है ना कॉन्सेप्ट होता है, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा होता है, वेलकम टू आगे कंपनी का नाम, ज़्यादातर ये लिखा होता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल प्लेस है आपकी वेबसाइट को रैंक करने का, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल प्लेस है हमारी वेबसाइट को रैंक करने का, कि यहाँ पर हमें कीवर्ड लेकर आना है और यहाँ पर हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैसेज क्या होना है, यहाँ पर आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैंने आपको फिर याद करवा रहा हूँ, कि मैंने आगे जाकर आपको बताना है। अभी फिलहाल हम सपोज कर रहे हैं कि कीवर्ड होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं भाई इसका कीवर्ड क्या है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जहाँ से अपनी वेबसाइट का कंटेंट शुरू किया वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब गूगल हमें क्या कहता है, कहता है भाई जो आप जहाँ से आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है, जो आपका पहली मेन हेडिंग है, उसको आपने इनक्लोज करना है HTML का टैग हेडिंग स्टाइल में। HTML के हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स हैं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि ये वाले हेडिंग स्टाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं। टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। H1 यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6, ठीक है। तो ये 6 हेडिंग स्टाइल्स क्या हैं, और फिर मैं इनका थोड़ा सा इंट्रैक्शन आपको बताऊंगा कि इसका वेबसाइट की SEO में क्या रोल है। लेकिन पहले जरा हेडिंग स्टाइल्स को देख लें। सो जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि भाई ये टोटल 6 है, देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, एज और नंबर। यानी इसको लिखने का क्या तरीका है, टैग को एज पूरा हेडिंग नहीं लिखना, एज लिखना है, आगे नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। सो मैं कहता हूँ भाई H1, और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ हेडिंग स्टाइल। अब टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे ना, कर दिया एंड मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पिक करता हूँ, इसको मैं 2 कर दूं, और इसको भी 2 कर दूं। फिर मैं क्या करूं, इसको 3 कर दूं, टोटल में 6 लिख दूं ना आपको, ताकि आपको इनकी समझ में आ जाए। 3 4 5 और 6। चलो जी, ये है जी हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स। अब पहले ये समझते हैं कि क्या है, इनकी आउटपुट क्या आती है, फिर हम ये देखते हैं कि SEO इन्हें क्या समझ रहा है। पहले इसको सेव कर लें। अब फाइल तो मैं सेव कर चुका हूँ ना पहले फेज में, अब तो सिर्फ इसको अपडेट ही करना है। तो ये सेव का बटन बना हुआ है, इसको अपडेट कर दिया हमने, सेव हो गई। यहाँ पर ग्रीन बटन आ गया, फाइल सेव है। चलिए जी, अब इस फाइल को जरा चलाकर देखें, रन करके देखें। जी कहाँ पर थी ये, वहीं पे चले जाते हैं, पीक में आगे, और करंट क्लासेस में चले जाएं। कौन सी फाइल बनाई है अभी मैंने, ये वाली, ये वाली, सॉरी ये वाली बनाई है, ऊपर वाली। चलिए देखिए, ये मैंने अभी आपको सिर्फ बताया है, अभी मैंने सिर्फ हेडिंग का टैग बताया आपको, ठीक है। अब हम जरा SEO के हवाले से इसकी डिस्कशन करते हैं। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये सेम बातें कोडिंग की वेबसाइट पे भी इम्प्लीमेंटेबल है एज वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। यानी कि हेडिंग स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि ये सब कोडिंग की वेबसाइट की प्रॉपर्टी है, ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की भी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको कोडिंग के हवाले से बता रहा हूँ तो एज इट इज़ हमने इसको वर्डप्रेस में भी वही कॉन्सेप्ट के साथ, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पर देखूँ मैं अगर इन टैग्स को, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे फॉर्मेटिंग होती है, तो ये दिख तो ऐसे ही रहा है जैसे ये कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है, कि भाई जो सबसे पहले वाला टेक्स्ट है वो सबसे बड़ा है, और जब सबसे आखिर वाला टेक्स्ट है वो सबसे छोटा है। मतलब सिंपल सी बात, जनरल जो हमें नज़र आ रही है वो तो यही नज़र आ रही है। दिखने में ये ज़रूर हेडिंग्स हैं, फॉर्मेटिंग है, मगर गूगल इसको फॉर्मेटिंग नहीं समझ रहा। ये समझना है हमने, गूगल इसे क्या समझ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग स्टाइल है, जरा इसकी शक्ल देखें, ये H1 है, पता है ना आपको। और अगर आपसे मैं कहूँगा ये भी H1 है, तो इसकी शक्ल देखें, लग रहा है एक जैसी है? एक जैसे लग रहे हैं दोनों? बिल्कुल नहीं एक जैसे। तो इसका मतलब ये बात तो यहाँ पे क्लियर होगी कि ये चीज़ फॉर्मेटिंग के लिए नहीं है। मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या किया हुआ किसी ने, मैंने एज ए SEO एक्सपर्ट यहाँ पर H1 लगाया हुआ है, और वेब डेवलपर ने वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। अब ये जो स्टाइल है इसका कुछ लेना देना नहीं है SEO से, लेकिन जो H1 है ये 100% मैंने SEO की वजह से लगाया, क्योंकि गूगल मुझे कह रहा था कि आपकी वेबसाइट जहां से शुरू हो रही है वहां पर H1 होना चाहिए। तो मैंने H1 लगा दिया इस चीज से हटकर कि भाई उसने ऑलरेडी, अब इसका मतलब है कि मैंने H1 लगाया तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं फॉर्मेटिंग करने के लिए H1 लगा रहा हूँ। मैं क्यों H1 लगा रहा हूँ? इसलिए लगा रहा हूँ कि गूगल ये कह रहा था कि आपने जब अपने कंटेंट लिखना शुरू करना है तो इसके ऊपर हेडिंग लिखें, और हेडिंग H1 का टैग होना चाहिए। और आपने अपनी वेबसाइट को, जो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी ना कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बेसिकली वेबसाइट के स्ट्रक्चर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो हेडिंग्स है, कि यूज ऑफ हेडिंग्स। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई नोट्स बनाकर दे दूं, ठीक है, और 50 सफ़ों के नोट्स हों, और पहले पेज से मैं लिखना शुरू करूं और 50 सफ़ों के ऊपर टोटल 3 पैराग्राफ्स हों और हेडिंग्स भी ना हो, कैसे नोट्स आपको समझ आएंगे? आएंगे समझ? कभी भी नहीं आएंगे भाई। 3 पैराग्राफ्स कह रहा हूँ, पता नहीं पहला पैराग्राफ किस पेज पे जाकर एंड होना है, और इतने बड़े पैराग्राफ की कोई पता भी नहीं लग रहा कि ये है क्या। लेकिन अब अगर यही बात मैं थोड़े से और मुख्तलिफ अंदाज से कर दूँ, मैं कहूँ 50 सफ़ों के नोट्स हैं और इन 50 सफ़ों के नोट्स के ऊपर कोई 80 पैराग्राफ्स हैं, चलो 80 भी नहीं कहता, 120 पैराग्राफ्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? काफ़ी छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे। क्या ख्याल है, होंगे छोटे पैराग्राफ्स के? नहीं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे ना। अच्छा, हर पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है एक हेडिंग, और हर पैराग्राफ के अंदर एक छोटी सी तस्वीर भी लगी हुई है। अब मुझे बताएंगे, अब आपके लिए वो नोट्स कैसे होंगे? बहुत अंडरस्टैंडेबल होंगे भाई। छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ को एक हेडर लगा हुआ है कि भाई ये है क्या, और साथ में जो 3 लाइनों का या 4 लाइनों का मैंने पैराग्राफ बनाया उसके साथ एक छोटी सी तस्वीर भी है जो उस पैराग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो हेडिंग से भी मुझे पैराग्राफ की समझ आ रही है, तस्वीर से भी मुझे पैराग्राफ का मैसेज मिल रहा है, और पैराग्राफ पढ़ के भी मुझे पैराग्राफ का मैसेज मिल रहा है। सो मैं ज़्यादा फ्रेंडली हूँ इस तरह लिखने से। सो गूगल ये कह रहा है कि इस तरह लिखो। अब आपको शायद समझ में आई होगी कि हेडिंग स्टाइल का मकसद क्या है। हेडिंग स्टाइल का मकसद सिर्फ कंटेंट को स्ट्रक्चर देना है, बस। हेडिंग स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को लिखकर मार्कर कर रहा हूँ या हाईलाइटर कर रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में देख के तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मैं मार्कर कर रहा हूँ या हाईलाइटर कर रहा हूँ। लेकिन गूगल ये नहीं कह रहा। गूगल ये कह रहा है कि मुझे आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड करना है, ताकि यूजर्स को भी मैं अंडरस्टैंड करवा सकूं कि आपका मैसेज क्या है। तो आपने क्या करना है कि अपनी कंटेंट को कन्वर्ट कर देना है हेडिंग और कंटेंट में, या हेडिंग, सब हेडिंग और कंटेंट में। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है हमने? गूगल ये कहता है कि भैया आपकी वेबसाइट शुरू हो गई, ये आपने कहा आपका मेन टॉपिक है। आप देखिए कितना छोटा पैराग्राफ है, देख रहे हैं आप, छोटा पैराग्राफ लिखा हुआ है। गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स हैं ये जो मैं अभी बोल रहा हूं, कि आपका जो कंटेंट लिखा होगा हेडर के साथ लिखा हो, हेडर में कीवर्ड हो, छोटा सा पैराग्राफ हो, पैराग्राफ के अंदर क्या है, सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, छोटा पैराग्राफ हो, छोटे सेंटेंसेस हो, सेंटेंस में कीवर्ड होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स कितना होना चाहिए। सेंटेंस में कीवर्ड होना चाहिए, इजी इंग्लिश होनी चाहिए, यानी आपकी इंग्लिश भी आसान होनी चाहिए। मतलब अगर कोई ये समझे कि मैं मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स लिखूंगा तो क्या गूगल मुझे रैंक करेगा, ये कोई फैक्टर है? बिल्कुल नहीं। गूगल ये कहता है कि आप इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करो जो बहुत कॉमन हो, कॉपी नहीं करने, लेकिन वर्ड्स कॉमन यूज करने हैं। ये अभी आपको मैंने कंटेंट, गूगल हमें ये भी कहता है कि आपकी पूरी वेबसाइट की एसईओ में जो सबसे टॉप की लेयर है
वो आपका कंटेंट है। यानी कि जो सबसे टॉप का फैक्टर है आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, वो आपका कंटेंट है। और अभी मैंने जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये सारी कंटेंट से रेलिवेंट बता रहा हूँ इस वक्त आज के सेशन में। तो मैंने क्या कहा कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, पैराग्राफ के अंदर स्मॉल सेंटेंसेस, इजी इंग्लिश। अभी हम ये भी देखते हैं कि कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब ये हमने यहाँ से बात शुरू की, पैराग्राफ लिखा। अब आप ये देख रहे हैं एक पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ बोल्ड भी किया हुआ है ना, नजर आ रहा है आपको, फील हो रहा है? ये देखिए बोल्ड हुआ है, ये मैंने हिस्सा कुछ बोल्ड किया हुआ है। अब बोल्ड नीचे है, फिर नीचे एक और हेडिंग आ गई। ये वो कह रहा है, कहता है अगर ये आपकी हेडिंग 1 है तो इसे क्या होना चाहिए, हेडिंग 2 होना चाहिए। ये है स्ट्रक्चर। फिर कहता है अगर आपको नीचे कुछ और हेडिंग लिखनी होगी तो उसे क्या होना चाहिए, हेडिंग 3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिवर्स कर दूं और मैं यहां से बात शुरू करूं और इसे मैं कर दूं हेडिंग 6 और इसे मैं कर दूं हेडिंग 5, तो इसका मतलब यह है कि मैं गूगल का सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा। आपका हेडिंग को यूज करने का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ को आपने यूज करना है। यानी पहले हेडिंग 1 होनी चाहिए यूज, फिर 2 होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया इसका मतलब आपकी एसईओ वीक है। यानी गूगल कहेगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अपनी हेडिंग्स को चेक करो। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर क्या है, हेडिंग्स को रिपीट होना। अब हमने हेडिंग्स को रिपीट भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं भी H1 की बहुत वर्थ है तो हम हेडिंग्स को रिपीट करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर इसकी वर्थ भी है तो फिर भी हमने हेडिंग्स को रिपीट नहीं करना। अगर इसकी वर्थ भी है तो भी हमने हेडिंग्स को रिपीट नहीं करना। एक हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा एक हेडिंग यूज़ कर लो, इससे ज़्यादा दफ़ा अपने कंटेंट में आपने बार बार हेडिंग नहीं करनी। अगर करोगे तो जब मैं एसईओ ऑडिट कर रहा हूँगा तो मुझे कहेगा भैया आपने तो हेडिंग H1 का बड़ा इस्तेमाल किया हुआ, इसे कम करो। अब समझ में आ गई है बात सारी। यानी हमने एक फैक्टर समझा हेडिंग का, सबको क्लियर हो गया, हेडिंग लगाने का भी पता लग गया। अब हेडिंग कहाँ होनी चाहिए, ये हेडिंग का टैग इसमें लगा होगा, पक्की बात है ना, ये समझा रहा हूँ ना मैं। आपको लग रहा है कि इसके अंदर कहीं हेडिंग का टैग होगा? ये भी बोल्ड हुआ हुआ है, ये भी बोल्ड हुआ हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी हेडिंग से बोल्ड हुआ होगा? ये यहां आकर देखें, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। एक स्टूडेंट को लगा है और किसी और को भी लगा है। अच्छा, अब ये बात करके मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझाना चाह रहा हूं हेडिंग की। हेडिंग किसी भी तरह से पार्ट नहीं हो सकती पैराग्राफ का, ये ज़हन में रखना है आपने। क्योंकि हेडिंग है क्या, बेसिकली आपके पैराग्राफ का हेडर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह से मैं H1 से लेकर H6 को कभी भी पैराग्राफ में इस्तेमाल नहीं करूंगा। यानी हेडिंग को हमेशा मुझे, अगर मैं इस्तेमाल करूंगा कोई एरर तो नहीं आएगा ना भाई, हेडिंग इस्तेमाल हो जाएगी, इसमें क्या है। मगर जब गूगल उसे चेक करेगा तो वो कहेगा भाई आपने स्ट्रक्चर को अवॉइड किया, आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर क्या था कि हेडिंग आपके कंटेंट के ऊपर, कंटेंट में हेडिंग हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैंने ज़रा डिफरेंट किया हुआ है तो इसे मैंने किसी और तरीके से किया होगा। कभी भी पैराग्राफ के अंदर हेडिंग नहीं होगी, ज़हन में रखना है। ऐसा नहीं समझना है कि क्योंकि हेडिंग की वर्थ बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने पैराग्राफ को रैंक करवाने के लिए बीच में हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप पैराग्राफ के अंदर हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे तो ये इल्लीगल हो जाएगा, यानी ये एसईओ फैक्टर के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि ये हमने कैसे किया हुआ है। आ जाते हैं अभी इधर, यही वाला टेक्स्ट मैं सारा पकड़ लेता हूँ। इसी को पिक कर लिया मैंने, कॉपी किया और अब मैं इसी फाइल के अंदर जरा इसको भी लिख लेता हूँ। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया हेडिंग का, समझ में आ गया सबको? यहाँ पर हेडिंग 1 खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसे मैं बाद में करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ना एक और टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। पी का जो टैग है ना, इसके साथ हमने एसईओ के हवाले से कुछ भी नहीं करना, मगर मुझे पी के टैग का कॉन्सेप्ट समझ में होना चाहिए कि पी का टैग कहाँ लगा होता है पैराग्राफ के लिए। इसकी एसईओ कुछ नहीं है, ना मैंने लगाना है,
जिसने भी आपको वेबसाइट बनाकर दी होगी उसने पी के बगैर नहीं बनाई होगी, पी का टैग लगा ही होगा, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी। याद रखें कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी कोडिंग ही है, ये जो कोडिंग यहाँ कर रहे हैं ये वहां पर भी इतनी ही इम्प्लीमेंटेबल है। जी मैंने लगा दिया पी का टैग और कंट्रोल वी कर देता हूँ जो टेक्स्ट लिखा था अभी। जरा मैं इसको मल्टी लाइन में कर दूं। जी जरा मैंने इसलिए किया कि आपको नजर आ जाए बस, ठीक है, कि क्या लिखा था मैंने। अब जरा इस फाइल को सेव करें दोबारा और फिर इसको रन करके देख लो क्या होता है। देख लिया आ गया पैराग्राफ, वही वाला सेम पैराग्राफ मैं यहां ले आया हूं। यहां आकर देखें, यहां थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ना, इसलिए किसके ऊपर फॉर्मेटिंग हुई हुई है उसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास अगर कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आती है मैं उसके फॉर्मेट को बिल्कुल चेंज नहीं करता, मैंने उसी फॉर्मेट के ऊपर एसईओ कर देनी है। बेसिकली ये जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है, जो एडवांस फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ये स्टाइल शीट से हुई हुई है, CSS, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये वेब डेवलपर्स का टॉपिक है। CSS के ऊपर कोई एसईओ अप्लाई नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखें। यानी कि CSS का एसईओ से कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन जिस क्लाइंट ने वेबसाइट बनवाई होगी वो चाह रहा होगा कि उसकी वेबसाइट स्टाइलिश हो, तो जो डेवलपर होगा वो यूजिंग CSS उसकी वेबसाइट बना देगा। सो हमें ये इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई ये तो था हमारा कीवर्ड, ऐसे ही है ना। सो हमने इस पर जोर देना था, इसे फोकस करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये डार्क हुआ है तो ये कैसे डार्क किया हुआ है हमने, कोडिंग में आ जाए। मैंने ये लिखा हुआ है वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब ये जो है ना एक्चुअली ये मेरा कीवर्ड है, ऐसी है ना। पूरी वेबसाइट में आप देख रहे हैं एक ही चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं टैग इस्तेमाल करूंगा, कौन सा, स्ट्रॉन्ग। एंड कर दिया मैंने, इसको सेव करें तो आप देखते हैं क्या होता है। हाँ इस पे देखना था, क्या हुआ, अप्लाई हो गया। जी हो गया ना अप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने कंटेंट में से अपने कीवर्ड को हाईलाइट करवाना चाहेंगे तो हमारे पास दो टैग्स हैं, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और एक और होता है EMP, एम्फेसिस के नाम से। इन तीन टैग्स को हम यूज कर सकते हैं, EMP, एम्फेसिस के नाम से, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पर आकर दूसरा टैग यूज करने लगा। सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरा जो दूसरा कीवर्ड है ना वो ये वाला है, ये वाला। तो यहां आया मैं और यहां पर आकर मैंने दूसरा टैग यूज कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोडिंग में मेरे पास वैरायटी है टैग यूज करने में, स्ट्रॉन्ग यूज करूं या बोल्ड यूज करूं। अभी शक्ल देखते हैं कि फर्क क्या दोनों में है। कोई है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसने भी बोल्ड किया, इसने भी बोल्ड किया। एक जरा पुराने वर्जन का टैग है, एक नए वर्जन का टैग है। गूगल कहता है कि भाई आप दोनों यूज करो, लेकिन जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज करते हैं ना तो उसमें तो ग्राफिक इंटरफेस होता है, हम हाईलाइट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, सिंपल। तो जब मैं उसकी कोडिंग में जाकर देखूंगा तो वो एक ही टैग यूज करेगा, दोनों नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कोडिंग सीखी होगी तो आप जब मल्टीपल काम करना होगा तो आप एक को बोल्ड से कर लो, दूसरे को कोडिंग में जाकर स्ट्रॉन्ग कर दो, या एक को स्ट्रॉन्ग कर दो, दूसरे को कोडिंग में जाकर बोल्ड कर दो। लेकिन ग्राफिक इंटरफेस में आपके पास दो ऑप्शंस नहीं है बोल्ड करने के, एक ही ऑप्शन है, बोल्ड एक ही ऑप्शन से होता है। अब आ जाते हैं वापस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने, मैं साथ साथ वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब जरा यहाँ पर भी रखे मैंने किया हुआ कितने इक्विपमेंट को, ठीक है। अच्छा अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि हमारा कंटेंट, मैंने कुछ चीज़ें साथ पैरेलल आपको बताई है ना कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये बताया मैंने आपको। अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका कंटेंट कितना होना चाहिए, मतलब एक रिकमेंडेड कंटेंट क्या है।
वेबसाइट के ऊपर एक रिकमेंडेड कंटेंट क्या है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटेंट कितनी होनी चाहिए? ये मैक्सिमम भी बताऊंगा, स्टैंडर्ड भी बताऊंगा, ठीक है। एवरेज होनी चाहिए आपके पास अबाउट 500 टू 600 वर्ड्स। ये वर्ड्स की बात हो रही है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेबसाइट के कंटेंट की बात कर रहा हूं कि हमारे पास वेबसाइट का कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए। सो हमें पता लग गया भाई कितना होना चाहिए, अबाउट 500 टू 600 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। ये एज एन एवरेज अच्छा, अब मैं कहूँ रिकमेंडेड कितना होना चाहिए, अबाउट 1000 वर्ड्स, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अबाउट 1500 वर्ड्स। अब आगे चलते हैं ना जरा, अभी आपको मैं वजह बताऊंगा, फिर आप अपना लेंथ खुद ही बड़ी करते जाएंगे जब मैं बताऊंगा कि मैं बड़ा क्यों कर रहा हूं। अब मसला किस चीज का है हमारे पास? कीवर्ड का है। प्रॉब्लम तो कीवर्ड का है ना, कि भाई कीवर्ड के लिए ही तो हम लेंथ लिख रहे हैं, अपनी कंटेंट लिख रहे हैं। अब गूगल हमें क्या कहता है? गूगल कहता है कि आपका जो कीवर्ड है ना, उसकी रेशो क्या होनी चाहिए, 2.7 टू 3%। कहता है भाई आपके कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड कितना होना चाहिए, 2.7 से 3% तक। इसका मतलब है 3% कह लेते हैं, 1% भी कहता है, 2% भी कहता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम कितना होगा, 3%। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई नहीं, मैं तो 25% कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं कीवर्ड स्टफिंग कर रहा हूं। ये भी गूगल के अगेंस्ट चला गया, यानी कि ये वाला स्टैंडर्ड भी हमारा गूगल के अगेंस्ट चला गया, और वो मुझे कह रहा है कि इतना बड़ा कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 3%। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम साइंस पर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितना कम लेंथ है हमारे पास, मतलब जितना कम कंटेंट है उतने कम कीवर्ड्स, और जितना ज़्यादा कंटेंट है उतने ज़्यादा कीवर्ड्स। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मेरी वेबसाइट में 100 वर्ड्स हैं बस, ठीक है। मैंने कहा मेरी वेबसाइट में सिर्फ 100 वर्ड्स हैं, तो अगर मैं इस कीवर्ड की लेंथ को चेक करूं तो वो कहेगा कि भाई 1 यूज़ कर लो, 2 यूज़ कर लो, 3 कर लो, ऐसे ही है ना। 4 कीवर्ड यूज़ करने को तो वो रिकमेंड नहीं कर रहा मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना कंटेंट बड़ा करना पड़ेगा, अगर मैं कीवर्ड्स की रेपिटेशन ज़्यादा करना चाहता हूँ। यानी 100 वर्ड पे कीवर्ड की 3% कम होगी, 200 पर ज़्यादा होगी, 300 पर 200 से भी ज़्यादा होगी, 400 पर 300 से भी ज़्यादा होगी, 800 पर 500 से भी ज़्यादा होगी। मगर आपका ये जो कंटेंट है इसकी रेलिवेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेयर पे मजमून लिख रहे हैं तो बस धड़ाधड़ लिख ही जा रहे हैं। हमें जो कंटेंट लिखना है उसमें इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। गूगल को किसी जगह पर ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम कंटेंट स्टफिंग कर रहे हैं, कि फोर्सफुली कंटेंट लिख रहे हैं, हमारे पास लिखने को कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम कीवर्ड के यूज़ के लिए कंटेंट लिख रहे हैं। अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमें कितना कंटेंट लेना है। ये जो 1500 वर्ड्स वाला कंटेंट है ना, ये सिर्फ उस सूरत में हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। तो फिर कहता है 1500 वर्ड्स का लिख लो, लेकिन कहता है इससे बड़ा ना लिखो। 1500 से बड़ा लिखोगे तो कौन पढ़ेगा? जैसे मैं आपके नोट्स बना दूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं तो वैसे नोट्स बनाता ही नहीं हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपके नोट्स बनाऊँ और पता लगे जनाब SEO के नोट्स जो है ना वो 1000 पेजेस के ऊपर है, तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना भाई। कौन कहेगा 1000 पेज के लेक्चर सुन लो भाई, वो बेहतर है। 1000 पेजेस को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अगर 2000 पेजेस के होंगे फिर तो और ही गड़बड़ हो जाएगी। 3000 पेजेस के होंगे तो कोई लिफ्ट भी नहीं कराएगा, कहेगा यार ये क्या करना है, ये इतना बड़ा लेकर जाना है हम लोगों ने घर में, इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा यही नोट्स मैं बनाऊँ और उसके ऊपर मैं लिखूँ
वैलिड फॉर 30 डेज। देखिए ये बात ध्यान में रखें, डिजिटल मार्केटिंग की लाइफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन की लाइफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पीरियड की होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो आपको अपडेटेड रहना है। इसलिए आपको नोट्स पर और आपको किताबों पर रिलाय नहीं करना है, आपको रिलाय करना है गूगल पर। आपने जो कुछ पूछना है ना गूगल से पूछो, गूगल आपको बता देगा कि क्या होना चाहिए, और वो आपको क्या बताएगा, लेटेस्ट बताएगा। वो आपको पुराना डाटा नहीं देगा। गूगल से फिल्टर करना आता है ना आपको, कंटेंट की नहीं आता कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पिछले एक दिन की इंफॉर्मेशन दिखाओ, मुझे पिछले एक वीक की इंफॉर्मेशन दिखाओ। जी देखिए आगे डाटा ऊपर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टूल्स। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एनी टाइम। क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर्स, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर। ये तो उसने मुझे जनरल दे दिया ना विदाउट यूजिंग फिल्टर। मैं कहता हूँ पास्ट मंथ। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, ये पिछले एक महीने से उसने वेबसाइट निकाल कर दिखाई है, यहाँ जाकर मैं इसको पढ़ लूँगा। और आपने देखा है, मैंने कहा ना 1 to 3% की देता है, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करो। देखो उसने 2% पे रोका है आपको जाकर, लेकिन 2% नहीं होता बेसिकली, एक्चुअली इसलिए 2.67% का हुआ है, तो इसलिए हम उसको 2% भी कंसीडर कर लेते हैं और हम उसको 3% भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर इससे ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो क्या करेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर इससे ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करना है तो उसकी क्या साइंस है, उसकी भी हमारे पास साइंस है, हर चीज़ का हल है हमारे पास। और गूगल की जो लेटेस्ट एल्गोरिदम है, गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिदम ये कहता है कि भाई अब मैं जो है ना ऑटोमेशंस को ब्लॉक कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑटोमेशंस को। चैट जीपीटी के आने के बाद से ऑटोमेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है गूगल के ऊपर, कि भाई ऑटोमेटेड टेस्ट खुद से जनरेट ना कराएं लोग, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हमारा मोस्टली फोकस कीवर्ड पे था। अब गूगल ये कह रहा है कि सिर्फ कीवर्ड पे मैं रैंक नहीं करूँगा आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट के अंदर आपका कंटेंट सेमेंटिक भी होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सेमेंटिक एसईओ। सेमेंटिक एसईओ क्या है, सेमेंटिक एसईओ है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें। और अब गूगल की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये भी कहती है कि अब आप लोगों ने यूजर्स के लिए आसानी पैदा करनी है। जो लोग आपके विजिटर्स हैं, ये सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो कहता है आपका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए। यानी कि एक लेटेस्ट अपडेट आई है, उसका नाम ही है कंटेंट हेल्पफुलनेस, यानी आपका कंटेंट हेल्पफुल है कि नहीं है। हम जो करा रहे हैं, जो बंदा हमारी वेबसाइट को रैंक कर रहा है, वो कंटेंट हेल्पफुल पर तो कोई फोकस नहीं कर रहा। वो किस पे फोकस कर रहा है, वो तो कीवर्ड पे फोकस कर रहा है कि भाई कीवर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो वेबसाइट रैंक कर जाए। लेकिन गूगल की लेटेस्ट वेबसाइट क्या कह रही है, एल्गोरिदम क्या कह रहा है, वो कहते हैं आपका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए टू यूजर्स। सब हेल्पफुल कैसे हो सकता है, मिसाल के तौर पर 10 यूजर्स हैं, उनमें से एक यूज़र जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाह रहा है और एक यूज़र जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेना चाह रहा है। आपकी वेबसाइट है, सर्विसेज की भी है, ट्रेनिंग की भी है, तो अब यूज़र का हेल्पफुल कंटेंट क्या हो सकता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में हम जो कुछ यूज़र को चाहिए वो पूरी वेबसाइट के अंदर बता दें। मतलब एक बंदा जो है, मेरा फॉर एग्जांपल कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर मैं सिर्फ इसी का कीवर्ड को यूज करूंगा कि भाई 3% यूज कर सकता हूँ, बार बार घुमाने लगा हूँ इसको, वो कहता है इससे ज्यादा मुनासिब तरीका यह है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कवर क्या करता है, आप इस मैसेज को एक्सप्लेन करें अपनी वेबसाइट के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भी डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं इसको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, पीपीसी एड्स, मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन। इट इज कॉल्ड हेल्पफुलनेस फॉर यूजर्स, कि अब आपका जो कंटेंट है ये यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो गया।
पहले क्या था, पहले तो एक किस्म का समझ लो कि रिजर्व वर्ड्स पे काम कर रहे हैं हम लोग कि भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब जरूरी तो नहीं भाई दुनिया में इतने लोग हैं सारे के सारे वही कीवर्ड्स लिखेंगे, बहुत प्रॉब्लम है ना। और यूजर्स ने तो कोई कीवर्ड्स के ऊपर कोई थ्योरी नहीं की हुई, ना ही उन्होंने कोर्स किया हुआ है कि उनको पता हो कि भाई मैं जो खरीदना चाह रहा हूँ इसका कीवर्ड यही होना चाहिए। सो अब ये लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट आपके रिसेंट डेज की अपडेट बताई है कि हेल्पफुलनेस फॉर यूजर्स, ठीक है, सेमेंटिक एसईओ, आप अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करो। अच्छा, ये चीज़ हमारे सामने अचानक आ गई है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है कोरा। हर स्टूडेंट ने इस पर अपना अकाउंट बनाना है कोरा पे। ये एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है जहां पर जाकर आप किसी से कुछ पूछ भी सकते हैं और किसी को कुछ बता भी सकते हैं, और इसी से हम अपनी वेबसाइट की प्रमोशन भी करते हैं। प्रमोशन कैसे करते हैं, मतलब प्रमोशन करने की क्या स्ट्रेटेजी है? पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर जाकर आपने साइन अप करना है। भाई जैसे सब लोगों के फेसबुक अकाउंट होते हैं ना, इसी तरह आप लोग बेशक इसको मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो, लैपटॉप पे इंस्टॉल करो, quora.com पर जाओ। ये है क्या, ऑनलाइन फोरम है, इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोरम है, इस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनलाइन फोरम है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पर लोग सवाल पूछ भी रहे हैं, सवाल बता भी, जवाब भी दे रहे हैं, और यहाँ पर कोई एक टॉपिक नहीं है। ये ना समझिएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग का फोरम है, ये जनरल फोरम है जिसमें हर फील्ड के लोग मौजूद हैं। सो बेसिकली इसको हम अपनी इंटरनेट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो आपने इसके ऊपर आना है, यहाँ अगर आपने अपना अकाउंट बनाना है और देखना है कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जब मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहा होता हूँ तो हमें वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए अपने वेबसाइट के कंटेंट के मैसेजेस को यहाँ लाना होता है। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट जो है ना वो मोबाइल सेल करती है, सपोज कर लेते हैं, यहाँ ये सेल कर दिया है माउस। अब हम क्या करेंगे, कोरा पर आएंगे और कोरा पे देखेंगे कि कई लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई अच्छा माउस कौन सा है, ठीक है। मैंने कहा कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि अच्छा माउस कौन सा है, मुझे कौन सा माउस लेना चाहिए। अब मैं वहां पर बैठा हूँ तो मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर जाता हूँ, उसके साथ डिस्कशन में आ जाता हूँ कि भाई ये वाला माउस अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो मुझसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, मैं उसको जवाब देता जाऊंगा। अब आपको मैं बता दूं एक्चुअली मैं हूं कौन। मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहां से मैं माउस सेल करता हूं, लेकिन अभी वो मुझसे सारे टेक्निकल क्वेश्चंस कह रहा है, मैं उसको टेक्निकल क्वेश्चंस की टेक्निकल आंसर्स भी दे रहा हूँ। जब उसकी मुझ पर इतनी अच्छी रिलायबिलिटी हो जाएगी ना, और वो मुझे पूछेगा कि अच्छे माउस कहाँ से मिलेंगे, मैं उसको डिटेल बताऊंगा, अच्छे माउस की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा। अब क्या होगा, वो उस यूआरएल से जाकर परचेज करेगा, मुझे ट्रैफिक भी मिलेगी और मुझे लीड भी मिलेगी। ये लीड्स लेने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, उस वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी है, यही कह रहा हूँ ना। तो जब मैं उधर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करूंगा तो क्या मेरी अथॉरिटी अच्छी नहीं होगी? होगी। सो इट इज द पार्ट ऑफ लिंक बिल्डिंग, लेकिन ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग, मतलब ये जोर जबरदस्ती वाली लिंक बिल्डिंग नहीं है, ये ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग है जिसमें हमें काम करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कोरा पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है। और देखिए मैंने लिखा क्या है, मैक्सिमम कीवर्ड रेशियो, क्वेश्चन किया है ना, देखिए ऊपर ही कोरा आ गया आगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहा होगा। यहाँ पे फोरम्स को ज्वाइन करें, यहाँ पर जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखें, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछें, किसी ने कुछ पूछा हुआ है, आपको लगता है आपने इतना कुछ सीखा है, इसमें से किसको आंसर कर सकते हो, आप उसको आंसर करो। कई लोग कोरा को एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल यही साइंस जो भी बताई है मैंने आपको, कि उनके पास एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक होता है और वो पहले मार्केट करते हैं, और उसके बाद जब कोई बंदा कहता है मुझे खरीदना है तो उसको अपना एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक भेज देते हैं। जब उस लिंक से परचेज होती है तो जहाँ पर उसका लिंक बना होता है वहाँ पर उनको कमीशन मिलता है। अब ये कमीशन कौन दे रहा है? वो वेबसाइट वाला, लिंक ये भेज रहे हैं, यानी कि प्रमोशन ये एक साइड पे बैठ के कर रहे हैं। और इस तरह की अगर मेरे पास 10 कोई प्रोडक्ट्स होंगी तो मैं 10 प्रोडक्ट्स का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके ऊपर रिसर्च करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं कोरा पर जाऊँ और मैं कहूँ भाई किसने माउस खरीदना है, इस लिंक पे क्लिक करें तो माउस खरीद ले, ऐसे ना कोई खरीदेगा। मैं कैसे तो कोई माउस नहीं खरीदेगा। आप उसको असिस्ट करोगे,
तो फिर वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हुए माउस खरीदेगा। चलिए आ जाते हैं इधर, क्लास को वाइंड अप करते हैं। ये हेडिंग भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। अब हमारे पास इस वेबसाइट को देखें तो बच के गया था, थोड़ी देर के लिए देखें इमेजेस, और ये वेबसाइट भरी पड़ी है इमेजेस से, क्या ख्याल है? भरी हुई है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने इसके बाद देखना है कि इमेज का टैग क्या है और इमेज की एसईओ क्या है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज रह जाएगी, वो क्या होगी? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का टैग क्या है? इसके बाद तकरीबन समझो कि हमारा काम खत्म हो गया। ये समझ लें कि मैंने जितनी आपको ऑन साइट एसईओ सिखानी है वो सारी इन टैग्स के इर्द गिर्द घूमनी है, जिनको मैंने अभी, यानी कौन सा टैग? टाइटल, फेविकॉन, मेटा डिस्क्रिप्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किया, आने वाले दिनों में करेंगे इसको भी। हेडिंग स्टाइल, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इमेज यानी आईएमजी, हाइपरलिंक्स, बस इन्हीं को हमने देखना है कि हमने इनके ऊपर एसईओ कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। सो होपफुली कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में हम इन टैग्स को खत्म करें, ताकि उससे नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको डायरेक्ट ये वेबसाइट एडिट करवाऊंगा, ताकि जब हम एसईओ शुरू करें और उसका पहला फेज हम क्या पढ़ेंगे? कीवर्ड रिसर्च। तो आपने क्या करना होगा कि इस वेबसाइट के लिए, यानी इस वेबसाइट का मतलब जो भी वेबसाइट आप बनाओगे, आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है पहले, और उन कीवर्ड को अपने कंटेंट में लेकर आना है, और आपको कंटेंट भी लिखना है। अब आप ये देख लें कि ये सारे काम करने के लिए हमें कंटेंट लिखना है। हम यूजिंग चैट जीपीटी कंटेंट लिख सकते हैं, जो बहुत रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है, मगर लिख सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं इसको, कि लिखवाने के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा। लेकिन चैट जीपीटी के लिखे हुए कंटेंट को अभी तक गूगल इग्नोर नहीं कर रहा, ऑटोमेटेड को कर रहा है। लेकिन चैट जीपीटी से भी हम थोड़ी सी टेक्निक के साथ लिखेंगे, कुछ ना कुछ उसमें अपना भी ऐड करें। मगर चैट जीपीटी को इग्नोर नहीं कर रहा, ना चैट जीपीटी पे डुप्लीकेशन आ रहा है। चैट जीपीटी पे बहुत हल्की सी एक स्ट्राइक आती है स्पैम की, हल्की सी, बहुत नॉमिनल सी स्ट्राइक। अब उस स्ट्राइक का क्या मकसद है? वो आपकी वेबसाइट को बिल्कुल डैमेज नहीं करती। स्पैमिंग स्ट्राइक जो होती है, वो गूगल एक हद तक आपको स्पैमिंग अलाउ करता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट में इतनी स्पैम, आपने अपना जीमेल यूज करते हो ना, तो कहीं से कोई अननोन चीज़ आपको आती है तो आपके इनबॉक्स में नहीं आती, स्पैम में चली जाती है ना। तब आपको पता लगे ना स्पैम क्या चीज़ है, कि जो चीज़, जिस चीज़ को वो ठीक नहीं समझता, वो उसको स्पैम बोल रहा है। गूगल वेबसाइट्स में, पूरी वेबसाइट में, पूरे वेबसाइट के मॉडल में आपको स्पैम अलाउ करता है अबाउट 25 to 30%। अगर आप इससे ज्यादा स्पैमिंग करते हो ना, तो फिर आपकी वेबसाइट स्पैम कहलाती है। इतनी स्पैमिंग करते हो तो वो आपके ऊपर स्पैम की स्ट्राइक नहीं भेजेगा। इसका मतलब जिसकी स्पैमिंग कम होगी उतनी कम स्ट्राइक होगी। वेबसाइट रैंक करने का एक फैक्टर ये भी है कि आपकी वेबसाइट कम से कम स्पैम हो। और ये जो ऑटो जनरेटेड चीज़ें हैं, ये सारी की सारी किस में आती हैं? स्पैम में आती हैं। तो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट हमारे पास स्पैमिंग में आएगा। इसी तरह और जो आर्टिकल्स लिखने वाले कंटेंट के टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं, वो भी स्पैमिंग में आते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है कि हम क्या करें, हम कंटेंट लिखने वाले लोगों को हायर करें और उनको कागज़ हाथ में पकड़ाएं और उनसे कहें भाई ये वेबसाइट का पैराग्राफ पढ़ लो, इसको आपने लिखना है, मगर कॉपी नहीं करना। और उसके बाद हम उसको खुद से चेक करेंगे कि भाई जहाँ से हमने उसे लिखने को दिया था उसने कोई डुप्लीकेट तो नहीं किया। उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेशन टूल्स हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वहाँ से हम ये भी देखेंगे कि डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही है। डुप्लीकेशन को हमने कंट्रोल करना है, दूसरों की वेबसाइट से भी और अपनी वेबसाइट से भी। ये अपनी वेबसाइट से कैसे कंट्रोल करना है, ये भी हमारे टॉपिक्स में आएगा। ये सब चीज़ें हम जो मैंने आपको समराइज करके बताई हैं, ये सारे हमारे एसईओ के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको फिलहाल ड्यूरिंग योर कोर्स आप बेशक चैट जीपीटी से लिखवाएं ताकि हम कुछ करें। ऐसा ना हो कि हम कहेंगे भाई कंटेंट किसी और से लिखवाना है तो भाई कंटेंट राइटर ढूंढो, तो जब तक मिलता नहीं है कुछ करते ही नहीं है। तो आप फिलहाल चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाएं। इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, ये देखें जरा, छोटे छोटे पीसीस को लिखवाएं, बड़े पीसीस को ना लिखवाएं। जैसे आप भी इसी तरह की वेबसाइट बना रहे हैं सपोज, तो मैं कहता हूँ मुझे कंटेंट चाहिए लेकिन मैं इसी को रीराइट करवाने लगा,
चलो जी, मैंने कह दिया, इसको जरा दोबारा से लिख दो मुझे। हाँ, मैंने कहा इसको जरा दोबारा से ह्यूमन बींग्स की तरह लिख के दिखाओ। चैट जीपीटी का भी अकाउंट सब लोग बना लें, सब स्टूडेंट्स बना लें जिनका नहीं है। आगे, वी आर प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट बेस्ड ऑन पाकिस्तान। अब ये देखें, इसमें और इसमें फ़र्क है ना। अब अगर इसको मैं चाहूँ इसको और चेंज करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाऊँ और वहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन होती है डिक्शनरी की, उसे यूज़ करते हुए इसके कुछ वर्ड्स चेंज कर दो। और अगर मुझे लग रहा है कि इसने अच्छा नहीं लिखा तो मैं कहता हूँ री राइट इट अगेन विद मोर ऑप्टिमाइजेशन, focus on keyword प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये सिर्फ मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि आपको पता लग जाए आपने इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। चेंज हो गया, बिल्कुल नया आ गया ना कंटेंट। तो अब इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे और इसके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं आने वाली, ये इस ज़हन में रखिएगा। इस तरह हम करके अपनी पूरी वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हैं। अब मैंने पकड़ा किसको हुआ, इसको, इस वेबसाइट के सारे कंटेंट को लिया मैंने और ये वेबसाइट रैंक भी है। आपको पता है मैंने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखता हूँ तो यही वेबसाइट खुलती है। हालांकि ये वेबसाइट सब डोमेन पे भी है। सब डोमेन की वेबसाइट को कंपेयर करें मेन डोमेन की वेबसाइट से तो उसकी प्रायोरिटी बहुत लो होती है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ पे अच्छा काम हुआ है, उस वजह से ये दूसरी वेबसाइट पे रैंक कर रही है। चलो।